हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले हम कंप्लेन जो होती है कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं विटामिन B12 के, उसके बारे में बात करेंगे। फिर विटामिन B12 को हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है उसको एक कवर करेंगे। उसके बाद में हम विटामिन B12 कहाँ से मतलब ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन B12 डेफिशिएंसी से क्या होता है। देखिए, आपके हाथ पाँव में झंझनाहट होना, आपके हाथ में सुइयां भोंकते हो ऐसा सेंसेशन आना, नमनेस लगना, मतलब कि आपके हाथों में सेंसेशन नहीं आ रहे, सूनापन आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ हाथों में नहीं, पैरों में भी हो सकता है, पाँव के तलियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आपके फीट के जो तलिए हैं उसमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जलन जैसा भी आपको हो सकता है। उसके अलावा काफ पेन, मतलब आपके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये रात को ज़्यादा तकलीफ होती है इस केस में, और इवन आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। ये तो हाथ पांव दुखने के अलावा, झंझनाटी के अलावा और सूनेपन की बात हुई। उसके अलावा और ये कहाँ कहाँ विटामिन B12 आपको इफेक्ट कर सकता है। देखिए, विटामिन B12 से आपकी मुंह में जो है वो अल्सर्स वगैरह, चांदे वगैरह जो बोलते हैं वो हो सकते हैं। विटामिन B12 की वजह से, कमी की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी होना, राइट। तो एक तो आयरन आपके लिए रिक्वायर होता है, दूसरा B12 रिक्वायरमेंट होती है। तो B12 की कमी की वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। उसके अलावा जो आपका B12 है वो न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ के लिए, नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वो माइलिन शीथ जो होती है, नर्व्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब B12 डिफिशियंसी होती है तो आपको न्यूरोलॉजिकल, जो ये आप झंझनाहट बोलते हैं, आपको पिन प्रिकिंग सेंसेशन हो या सुइया भोगने वाला, सूनापन होना हाथ पाँव में, पाँव का दर्द होना, ये सारी चीज़ें न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा जो है, मैंने आपको बताया कि जैसे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में ज़रूरी है, तो आपको ब्लड की कमी हो सकती है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आपके ब्लड सेल को डिवाइड होने के लिए, या कोई भी तरह बॉडी के सेल को डिवाइड होने के लिए, स्पेशली जब आपके ओवा और स्पर्म बनते हैं उसको भी डिवाइड होने के लिए B12 की बहुत ज़रूरी है। तो गुड क्वालिटी ओवा और स्पर्म के लिए भी आपका B12 का होना बहुत ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्लड फॉर्मेशन, यहाँ से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से या न्यूरोमस्कुलर कंप्लेन, हर चीज़ के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत है। ये तो हुई कि आपको तकलीफ़ें क्या हो सकती है। अब B12 एग्जैक्टली होता कैसे है। B12 को आप देखेंगे, अमूमन B12 जब आप इंटेक करते हैं, नॉर्मली B12 अवेलेबल होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर या एनिमल ओरिजिन डाइट में हो सकता है। वो एग हो सकता है, वो मिल्क हो सकता है, वो मीट हो सकता है, या चिकन, फिश, जो नॉन वेजिटेरियन या एनिमल ओरिजिन की चीज़ें हैं उसी के अंदर विटामिन B12 होगा। जैसे ही विटामिन B12 इंटेक आप करते हैं, कुछ मेरे पेशेंट ऐसे भी हैं जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन उनका फिर भी विटामिन B12 लो रहता है। तो अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि जब हम B12 अच्छे से ले रहे हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, तो फिर B12 डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो प्योर वेजिटेरियन है उनका भी B12 नॉर्मल हो सकता है। तो आप देखिए, अगर वो मिल्क तो लेते हैं तो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम करेंगे, उससे भी उनको B12 मिलेगा। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज लेते हैं फिर भी B12 लो है, उसका रीज़न क्या है। द रीज़न इज़ कि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। आपने B12 तो ले लिया, जब आप B12 कंज्यूम करते हैं वो B12 आपके स्टमक में जाता है। पेट में जाने के बाद स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। जब वो इंट्रिंसिक फैक्टर और आपका विटामिन B12 को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, जब B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कंबाइन होकर आंत में जाता है तभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ लोग जो बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, या अल्कोहल का इंटेक करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या टोबैको च्यूइंग करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली ये एसिडिटी की गोलियां लेते रहते हैं, जिसको एक क्लोरोहाइड्रिया हो जाता है, मतलब कि उनका एसिड फॉर्मेशन ही बिल्कुल बंद हो जाता है। या वो लोग जो परसिस्टेंट दर्द की दवाएं खाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उनको, ये सारी चीज़ों में उनका इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया, आपने भले ही बाहर से B12 लिया लेकिन वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो आंत में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी जो है कि आपने बाहर से भी ले लिया, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी बराबर है, वो आंत तक भी पहुंच गया लेकिन आंतों से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्ट में करने के लिए एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन B12 का कम होगा। तो एक तो आपका इंटेक कम है, दूसरा आपका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। तीसरा, इन दिनों में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो आरओ के पानी की वजह से हो। अब बात रही कि एक आरओ के पानी की, उसके अलावा कौन सी दो और बीमारियां हैं जिसमें ज़्यादातर B12 डेफिशिएंसी होती है, वो है एक हाइपोथायरॉयडिज्म। जिनको थायराइड की बीमारी होती है, जिनको थायराइड, हाइपोथायराइड, फूलने वाला थायराइड बोलते हैं, उनमें भी B12 डेफिशिएंसी होती है। और दूसरा, जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और मेटफॉर्मिन नाम की गोली खाते हैं उनको भी B12 डेफिशिएंसी होती है।
तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि B12 डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। तो अगर आपको मैंने पहले बताया वो सिम्टम्स हैं, अगर इनमें से आप कुछ कैटेगरी में आते हैं जहाँ B12 डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, तो अब आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। आप डॉक्टर साहब से मिल के इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। तो इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? नॉर्मली हम लोग क्लिनिकली भी डायग्नोस करते हैं, यूजुअली ये रिपोर्ट नहीं कराते, लेकिन अगर आपको खुद को डायग्नोस करना है, आपको जानना ही है कि B12 कितना है, तो आप सीरम विटामिन B12 लेवल जो है वो इजीली हर लैब में अवेलेबल है, वहाँ से आप करवा सकते हैं। जब B12 लेवल मैं यूजुअली ये मानता हूँ कि नॉर्मल हो, मतलब लोअर नॉर्मल हो, जो लिमिट दी गई है उससे, जैसे 200 सवा 200 से लगा के 900 तक की लिमिट होती है। आप 200 के करीब करीब भी हैं तो आप लो मान के अपने आप को, अगर आप विटामिन का ट्रीटमेंट लेते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं। यस, आप 500 से ऊपर हैं, 900 के करीब या 900 से ज़्यादा है, कुछ लोगों का विटामिन B12 ज़्यादा भी होता है, जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, जिनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है, उनका 900 से ज़्यादा भी होता है B12। लेकिन जिन लोगों का 200 से कम है, वो टिपिकली विटामिन B12 डेफिशिएंट है, तो उनको विटामिन B12 की दवा देनी चाहिए। अब विटामिन B12 की ट्रीटमेंट की बारी आती है कि विटामिन B12 में हम किस तरह से ले सकते हैं। वो एक गोलियों की फॉर्मेट में होता है, ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, जो आप कैप्सूल टैबलेट की फॉर्म में आपको मल्टीविटामिन मिलते हैं, वो ले सकते हैं। दूसरा, कुछ टैबलेट ऐसी अवेलेबल है जो सब लिंगुअल है, मतलब आप जीभ के नीचे रख सकते हैं और वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। बट जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मेरे हिसाब से इंजेक्टेबल है। या तो आप IV B12 जो कि एक पाइंट में डाल के, बॉटल में छोटी सी डाल के चढ़ा सकते हैं आपके डॉक्टर साहब। जब आप एडमिट होते हैं तो एक पीले कलर का इंजेक्शन डाला जाता है जो बॉटल में से आपको चढ़ता है, वो भी मल्टीविटामिन में B12 जा सकता है। या फिर घर पे अगर आप किसी आसपास के डॉक्टर साहब से लेना चाहें, IV नहीं लेना है आपको, तो सबसे बेस्ट IM इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर, जिसको थापे पे या हाथ पे आप ले सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस इज कि यहाँ पे आपकी इंटेस्टाइन बीच में नहीं आएगी, तो एब्जॉर्प्शन, जो माल एब्जॉर्प्शन वाले पेशेंट है या जिनका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, उन लोगों को अफेक्ट नहीं होगा और उनका B12 100% इंट्रामस्कुलर या IV में से एब्जॉर्प्शन होगा और वो इम्प्रूव होंगे। कुछ लोग एक इंजेक्शन लेते हैं, 2 इंजेक्शन लेते हैं, बोलते हैं हमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट यू टेक द कंप्लीट द कोर्स, और जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उसमें तकरीबन 20 से 25 दिन का समय लगता है, जब आपको बेनिफिट होना शुरू होता है। तो याद रखिएगा, जिनको झंझनाटी, टिंगलिंग, नमनेस, हाथ पाँव में दर्द वो होता है, वो लोग इसको ले सकते हैं। जिनको एनीमिया हो, जिनको की ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, उनके लिए भी ज़रूरी है। सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए भी ये ज़रूरी है। और आपकी न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉपरली मेंटेन करना है नर्व्स को, उसके लिए भी विटामिन B12 है। तो आपकी याददाश्त भी ठीक होगी, फटीग भी ठीक होगा, थकान भी ठीक होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हम दूसरे वीडियोज़ पे बना सकें। धन्यवाद।